गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपका एग्ज़ाम चल रहा है और इस समय रिवीज़न की बहुत आवश्यकता है। जितना हम आगे नहीं पढ़ते हैं उससे इम्पॉर्टेंट है कि हम पुराना रिवीज़न करें। तो बच्चों, जैसा कि रिवीज़न के दौर पे हम लोगों ने एक नई वीडियो की सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें आप लोगों को शॉर्टकट में पूरे चैप्टर का कम समय में 10 से 15 मिनट में रिवीज़न करने को मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री 12th क्लास, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ठोस अवस्था। बच्चों, ये वीडियो पूरी तरह से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से वीडियो है, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो बच्चों, ठोस अवस्था की हम लोग बिना टाइम गवाए हम लोग ठोस अवस्था को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सबको मालूम है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में उसके रचक कण, रचना करने वाले कण बहुत पास पास होते हैं। और बच्चों, ठोस अवस्था की अगर बात करें तो उसमें जो रचक कण, रचना करने वाले कण खूब पास पास होते हैं। अगर ये ठोस जो रचक कण हैं अनियमित हैं, अनियमित का मतलब रचक कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम ना हो, तो इसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस। और अगर रचक कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम है, निश्चित क्रम कैसा, ये देखिए एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस जो है 2 प्रकार के हम लोग को स्पेशली पढ़ना है, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बाकी अपन कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिसमें उसके रचक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जिसमें रचक कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम नहीं हो। बच्चों, ये प्रॉपर्टी है, आपको शॉर्टकट में देख लेना है। रचक कण नियमित क्रम में होती हैं, निश्चित ज्यामिति होती है, इनका एक निश्चित गलनांक होता है। जैसे मान लो किसी पदार्थ का गलनांक है 1000 डिग्री सेल्सियस, मान लो लोहा, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए कि लोहे का गलनांक है 1200 डिग्री सेल्सियस, तो 1200 डिग्री सेल्सियस पे ही वो पिघलेगा, उसके पहले 1199 में वो नहीं पिघलेगा। कहने का मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे ये सॉलिड से डायरेक्ट मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट प्राप्त कर लेगा। तो इसका मतलब है इनका एक निश्चित गलनांक होता है। बच्चों, ये विषम दैशिक प्रकृति की होती हैं और इन्हीं को वास्तविक ठोस कहते हैं। विषम दैशिक प्रकृति में एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। बच्चों, अगर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ लें तो ये सारा कुछ हम लोग का क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों से समस्या दूर। तो बच्चों देखो, मैंने इधर नहीं लिखा है रचक कण नियमित है, तो निश्चित रूप से इसमें अनियमित होंगे। ज्यामिति का जो है निश्चित क्रम नहीं होगा, निश्चित गलनांक इनका नहीं होगा। बच्चों, ये समदैशिक होंगे और ये इनको हम लोग आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। किसको? अक्रिस्टलीय ठोसों को। बच्चों, फिर बात करते हैं थोड़ा सा कि विषम दैशिक क्या होती है। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, कुछ जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें दिशा बदलने पर, दिशा अलग अलग डायरेक्शन पर दिशा बदलने पर कुछ भौतिक गुण जैसे ऊष्मा, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक आदि जो गुण होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जो गुण होते हैं, ये दिशा परिवर्तित करने पर अगर बदल जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम दैशिक। यदि सभी दिशाओं से इनके ये वाले गुण समान होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, समदैशिक। तो ओवरऑल हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ लेंगे, जिससे हमारा जो है ठोस अवस्था का जो इनिशियल स्टेट है, इनके उदाहरण बहुत आवश्यक है। बच्चों, एग्जाम्पल पे यहाँ पे हमने 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, नमक, सोडा, हीरा, ये क्रिस्टलीय ठोस के हैं, बाकी आगे भी मिलेंगे एग्जाम्पल। अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, ये आप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को बात करना है आगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार का। तो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो 4 प्रकार से हम लोगों ने विभाजित किया है अध्ययन को सरल बनाने के लिए। आयनिक ठोस होते हैं, सहसंयोजी, आणविक और धात्विक ठोस होते हैं। बच्चों, इसमें शॉर्टकट में हमने लिख दिया है कि आयनिक ठोस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्पल।
इसमें जो आपके 12th क्लास 12th बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो बच्चों रचक कण इसमें आयनिक ठोसों में कौन होते हैं? धन और ऋण आयन होते हैं। इनके बीच जो बंधन होता है, धन और ऋण आयन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो प्रबल आयनिक बंध होते हैं। बच्चों कुछ प्रॉपर्टी भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आयनिक यौगिकों के जो गुण होंगे, जैसे इनका गलनांक क्वथनांक काफी उच्च होता है ना, और ये जो है भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये सारा कुछ। तो बच्चों धन और ऋण आयन होते हैं ये इसमें रचक कण, और बच्चों बंधन कौन सा होता है? आयनिक बंध होता है। उदाहरण इस बहुत आवश्यक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, सीजियम क्लोराइड है, ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमने लिख दिए हैं। फिर इसी प्रकार सहसंयोजी ठोस, बच्चों इसमें रचक कण परमाणु होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारा जो है इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। इसको बच्चों सहसंयोजी ठोस को हम लोग नेटवर्क सॉलिड या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका एक और नाम है क्या? नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो बच्चों सहसंयोजी ठोस को हम नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। परमाणु इसमें जो है रचक कण होते हैं, सहसंयोजी आबंध होता है, हीरा, ग्रेफाइट, स्फटिक, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसको ध्यान रखना है। सिलिका वगैरह ये एग्जाम्पल हैं। फिर बच्चों रचक कण अणु किसमें होते हैं? निश्चित है, नाम से ही लग रहा है कि भाई आणविक ठोस है तो रचक कण अणु होंगे, इसमें बहुत सोचने की थोड़ी जरूरत है। रचक कण अणु है, वान डेर वाल मुख्य रूप से आकर्षण बल होता है। कभी कभी ये बच्चों इसमें जो आकर्षण बल होता है वो लंदन फोर्स भी होता है, लंदन बल, और एक तरह का और आकर्षण बल होता है हाइड्रोजन बंध। कभी कभी किसी किसी अणु में द्विध्रुव आकर्षण बल भी होता है, मतलब एक अणु और दो अणु के बीच में जो आकर्षण होता है वो कमजोर होता है। तो बच्चों वो एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है। इसमें उदाहरण है आयोडीन, जितने भी ऊर्ध्वपातज है, ऊर्ध्वपातज का मतलब ये होते हैं जिसमें भी जो है ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो बच्चों इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। आयोडीन, फास्फोरस, बर्फ, ठोस, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। फिर बच्चों बात कर लेते हैं मेटेलिक सॉलिड की, धात्विक ठोस की। तो धात्विक ठोस में रचक कण धातु परमाणु होते हैं, और ये धातु परमाणु जो है आपस में प्रबल धात्विक बंध से बंधे होते हैं। इसमें सभी मेटल इसके एग्जाम्पल हैं। जितने भी ठोस धातुएं हैं, ठोस धातुएं इसके एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है। और फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये तो आपको प्रॉपर याद होना चाहिए इसको, ये शॉर्टकट में आपका ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की, क्रिस्टल जालक की। और बच्चों क्रिस्टल जालक की बात करते हैं तो क्रिस्टल जालक होता क्या है? तो ऐसे ठोस जिसमें, मतलब सिंपल सी बात करें, कोई भी ठोस होता है एक निश्चित ज्यामिति रखता है। ये देखो बच्चों, कोई भी ठोस होगा एक निश्चित ज्यामिति रखेगा, और इस ज्यामिति का जो भी स्ट्रक्चर बनता है, जो भी ज्योमेट्री बनती है, जो भी क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को अपन क्रिस्टल जालक कहते हैं। और बच्चों क्रिस्टल जालक में जो कुछ कई सारे बिंदु होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, इनको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। बच्चों इसकी जो बॉन्डिंग होती है इसको हम लोग बोल देते हैं, 1 मिनट। बच्चों क्रिस्टल जालक की जब आगे बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है किसका? इकाई कोशिका का। और बच्चों इकाई कोशिका वास्तव में होती क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको बता दें। एक बड़े घर की कल्पना करें जिसमें सारे कमरे एक जैसे हों, तो बच्चों वो पूरा बिल्डिंग जो होगी वो कहलाएगा क्रिस्टल जालक। और उसका एक कमरा जिसकी संरचना उस बड़े क्रिस्टल के जैसी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इकाई कोशिका। वैसे सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो किसी क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी संरचना बड़े क्रिस्टल के समान होती है, उसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। और बच्चों 3D जो यूनिट सेल होती हैं, इसको 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। वैसे इसमें 2 स्पेशल भाग हैं। एक होता है सरल घनी जालक, या हम लोग सरल इकाई कोशिका भी कहते हैं, SCC। और दूसरा होता है बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल, BC, केंद्रीय इकाई कोशिका। और बच्चों केंद्रीय इकाई कोशिका को हम 3 भागों, तो कुल मिला के एक SCC हो गया, BCC, FCC, ECC। सिंपल क्यूबिक,
ये बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC काय केंद्रीय घनी, और ये है फलक केंद्रीय घनी और अंतः केंद्रीय घनी। बच्चों अंत केंद्रीय घनी इसको BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रीय घनी FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और ये हो गया इंड सेंटर्ड क्यूबिक अंत केंद्रीय घनी। बच्चों इसमें खास बात हम लोग ये जानना है कि जो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल करता हूं। बच्चों सिंपल क्यूबिक लैटिस वास्तव में होता क्या है कि अगर एक यूनिट सेल है, ये देखिए, एक सिंपल क्यूब है, ये देखिए बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए कि एक सिंपल क्यूब है, इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, कोने वाले बिंदु होते हैं, इनका योगदान कितना होता है 1/8। तो सिंपल क्यूबिक की बात करें, सरल घनी जालक, तो ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 8 बिंदु होते हैं और ये 8 बिंदु घन के कोनों पर स्थित होते हैं, सरल घनी जालक कहलाती है। और बच्चों इसमें जो है कोने पर स्थित प्रत्येक बिंदु का जो योगदान होता है 1/8 भाग होता है, इसलिए 1/8। चूंकि कुल बिंदु कितने हमारे पास, यस 8 बिंदु हैं, तो प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट्स का जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। और 8 बिंदु होने की वजह से इसमें कुल परमाणुओं की संख्या या रचक कणों की संख्या कितनी होती है 1। तो अगर बच्चों हम SCC की बात करें तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 1। बच्चों इसी के बाद अगर इस 8 बिंदुओं के अलावा, मतलब इनके साथ साथ अन्यत्र भी कहीं भी बिंदु रहे, चाहे वो घन के केंद्र पर स्थित हो या घन के फलकों के केंद्र पर स्थित हो, या बच्चों इसको एज बोलते हैं, ये इन पर स्थित हो, तो कोई भी बिंदु कहीं भी मौजूद है तो इसको हम लोग बोल देते हैं केंद्रीय इकाई कोशिका। और केंद्रीय इकाई कोशिका 3 तरह की हम लोग के सिलेबस में है। पहला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो चलो देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता होगा। तो बच्चों ये है BCC की बात, इसमें जो है सिंपल क्यूब तो हर एक में रहेगा, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 8 बिंदु तो कॉर्नर पे रहेंगे, और जैसा कि नाम बोलता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रीय घनी, तो बच्चों घन के केंद्र पर एक बिंदु आ जाएगा, ये देखिए। तो ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 9 बिंदु होंगे। 9 कैसे, 8 बिंदु घन के कोनों पर और एक बिंदु आ गया घन के केंद्र पर। बच्चों केंद्र पर जो स्थित बिंदु होता है उसका योगदान पूरा उसी इकाई कोशिका के लिए होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 9 बिंदु होते हैं, जिनमें से 8 बिंदु घन के कोनों पर और एक बिंदु घन के केंद्र पर स्थित होता है, BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या काय केंद्रीय घनी इकाई कोशिका कहलाती है। बच्चों इस इकाई कोशिका में जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनका योगदान 1/8 × 8 बराबर 1, प्लस जो घन के केंद्र पर बिंदु है उसका योगदान 1 बराबर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 2। तो बच्चों BCC में कुल यूनिट सेल के नंबर्स कितने कुल रचक कणों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। इसी प्रकार हम लोग FCC की बात कर लेते हैं तो वो मिनट में देखिए बच्चों, ये BCC की बात हो गई। FCC में इसी इकाई कोशिका में मतलब सिंपल क्यूब रहेगा ही, और जो फलक होते हैं, फलक आपको मालूम है कि एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो बच्चों देखो, एक इस फलक के केंद्र में 1 2 3 4 ये 4 फलक एक सामने वाली फलक के बीच में और एक पीछे वाली, कुल मिला के बच्चों फलकों के केंद्र पर स्थित बिंदुओं का योगदान 1/2 भाग होता है। तो बच्चों इनका सब का 1/2 पार्ट यूज होगा। तो 1/8 कॉर्नर के लिए 8 बिंदु प्लस 1/2 × 6, तो बच्चों ये हो गया 1 + 3 = 4। तो बच्चों कितने एटम मिलेंगे, 4 रचक कण मिलेंगे। किसमें, FCC में। मैं लिख देता हूं FCC में कुल रचक कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, या हम लोग 4 परमाणु की भी बात कर सकते हैं, वही है। अब फिर बच्चों आ जाते हैं ECC इंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो बच्चों देख लेते हैं FCC के बाद जल्दी से देखते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक। एक्चुअली बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, हम लोग वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, हमारा रिवीजन प्रॉपरली होना चाहिए, कोई भी चीज रह ना जाए।
फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो ये कॉल भी कर सकते हैं, और अगर समस्या है कॉल नंबर नहीं है तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिख सकते हैं। अब बाकी तो आप लोग को मालूम ही है कि अगर हम लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें तो इससे थोड़ा हम लोग का मनोबल बनता है, तो अगली वीडियो बनाने में थोड़ा सा मजा आ जाता है ना। तो चलो देख लेते हैं बच्चों, ये हमने इंड सेंटर्ड की बात की, तो कॉर्नर पे तो पॉइंट्स रहेंगे ही, क्योंकि कोई भी यूनिट सेल का निर्माण ही होगा तो एक क्यूब से होगा। तो बच्चों ये देखिए, ये एक सिंपल क्यूबिक हो गया। अगर हम दो फलकों के केंद्र में, समांतर फलकों के केंद्र पर अगर बिंदु रखते हैं तो इसको हम लोग इंड सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, चूंकि फलक के केंद्र पर स्थित बिंदु का योगदान 1/8 भाग होता है। तो 1/2 भाग होता है इसका, 1/2, और कॉर्नर पॉइंट्स का योगदान 1/8 होता है। तो 1/8 गुणे 8 प्लस 1/2 गुणे 2 बराबर 2। भाई इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 2 एटम। तो ईसीसी में भी 2 एटम की जरूरत होती है। तो कुल मिला के हमको 1, 2 और ये 3, इनको तो ध्यान ही रखना है। आगे यूनिट सेल के घनत्व की जब बात करेंगे तो इनका यूज होगा। ओके, तो अभी अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, समन्वयन संख्या। तो बच्चों आपको मैं एक बार शॉर्टकट में बता देता हूं, समन्वयन संख्या वास्तव में होती क्या है। कोई भी रचक कण किसी भी क्रिस्टल में, जैसे हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, ये एक सेंटर पे पॉइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये वास्तव में चारों तरफ से 8 अदर दूसरे पॉइंट से घिरा हुआ है। तो इस बिंदु की जो समन्वयन संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 8। कहने का मतलब किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में कोई रचक कण अथवा कोई गोला या स्फेयर डायरेक्ट जितने पड़ोसी स्फेयर या गोले से घिरा होता है उसे उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं। तो बच्चों समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बच्चों समन्वयन संख्या में आपको याद रखना है कई सारे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर और उसकी समन्वयन संख्या। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई NaCl में फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है और इसमें जो है इसकी समन्वयन संख्या 6:6 होती। 6:6 का मतलब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रत्येक Na+ आयन चारों तरफ से 6 Cl- आयनों से घिरा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक Cl- आयन अपने चारों तरफ 6 Na+ आयनों से घिरा होता है। बात करते हैं CsCl की, तो CsCl का स्ट्रक्चर BCC टाइप का होता है और इसकी समन्वयन संख्या 8:8 होती है। ZnS 4:4 चतुष्फलकीय संरचना। बच्चों CaF2 8:4 है और Na2O 4:8 है। तो इनको आपको याद रखना है। फिर कभी कभी कुछ ऑब्जेक्टिव सीरीज में समन्वयन संख्या पर ताप व दाब के प्रभाव की भी बात करते हैं। तो बच्चों एक तो ध्यान रखना है, वैसे भी अगर आप कभी किसी भी क्रिस्टल में प्रेशर डालेंगे, दाब डालेंगे, तो जो रचक कण है वो पास आएंगे। जब पास आएंगे तो समन्वयन संख्या बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रचक कण दूर जाएंगे तो समन्वयन संख्या घटेगी। तो ये देखा गया है कि जो सोडियम क्लोराइड है, ये देखिए CsCl जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसकी समन्वयन संख्या कितनी होती है, 8:8। अगर बच्चों इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो इसका स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड NaCl जैसा 6:6 जैसा हो जाता है। और इसमें अगर हम दाब बढ़ा दें तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर 8:8 जैसा हो जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें आपको इसके आगे का कुछ पार्ट सॉलिड स्टेट का ही हमने आगे पढ़ना है। तो जल्दी से इसको प्रॉपर रेडी कर लो, 1 बार 2 बार वीडियो देख के इसको रिवाइज करो। इसको रिवाइज करते करते अगली वीडियो में फिर से आपको भेज दूंगा। ओके बच्चों, गुड डे।